दशक की शुरुआत में जब विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था टूट गई और अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करने के लिए संगठित हुए। उनमें यूरोपियन संघ, आसियान का उदय एक दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने-अपने इलाकों में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। इसमें हम चीन के प्रभुत्व और भारत-चीन संबंधों की भी चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ के नेताओं का लंबे समय तक ये सपना रहा था कि यूरोपीय राज्यों का एक संघ या साझी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था बनाई जाए। विश्व युद्धों ने इस स्वप्न की आवश्यकता पर बल दिया। 1948 में मार्शल योजना से यूरोपियन आर्थिक समुदाय संगठन की स्थापना हुई। इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने व्यापार व आर्थिक मामलों में मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपियन परिषद इसमें एक अगला कदम साबित हुई और 1992 में यूरोपियन संघ की औपचारिक स्थापना maastricht संधि के द्वारा हुई। यूरोपियन संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो कि अमेरिका के लगभग बराबर है। और उम्मीद ये की जा रही है कि यूरो, जो कि इसकी मुद्रा है, वो अमेरिकी प्रभुत्व के लिए खतरा भी बन सकती है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपियन संघ का एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ब्रिटेन ने जनमत के द्वारा यूरोपियन संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया अपनाई और उसे ब्रेक्जिट कहा गया था। ब्रेक्जिट ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूरोपियन संघ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण संगठन जिसकी हम इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं वो है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इस पर हस्ताक्षर हुए और इस संगठन की औपचारिक स्थापना हुई। इसके 5 संस्थापक सदस्य देश हैं: फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इसमें बाद में शामिल होने वाले देश ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार है। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना है, साझे हितों, प्रशिक्षण, शोध सुविधाओं, कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कायम करना है, समान उद्देश्यों व लक्ष्यों वाले दूसरे क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लाभप्रद व निकटतम संबंध कायम करना है। यूरोपियन आसियान का आसियान के जो देश है उनका आपस में अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो रवैया है उसे आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। आसियान एक तेजी से बढ़ता हुआ संगठन है और इसका एक विजन डॉक्यूमेंट जिसे विजन दस्तावेज 2020 के नाम से जाना जाता है, जो कि आसियान के उद्देश्यों पर और इसके लक्ष्यों पर प्रकाश डालता है। आसियान पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक सेतु की तरह काम कर रहा है और इसके एक क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई, आसियान क्षेत्रीय मंच। यह आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में स्थापित हुआ। ब्रिट यूरोपियन संघ और आसियान के बाद इस अध्याय में हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान की चर्चा करेंगे। चीन, जो कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन 1978 तक चीन लगभग दुनिया की नजरों से ओझल रहा। 1978 से
आर्थिक सुधारों की शुरुआत के पश्चात चीन धीरे-धीरे एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। 1972 में चीन ने पहली बार अमेरिका से संबंध बना करके राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय धीरे-धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। 1982 में खेती और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाए रखने में चीन ने काफी मदद की। चीन आज एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। भारत चीन के संबंध सकारात्मक भी रहे हैं और नकारात्मक भी रहे हैं। आज़ादी के समय ही भारत चीन को मान्यता देने वाला पहला देश था। दोनों देशों के बीच 1954 में पंचशील का सिद्धांत हुआ। भारत व चीन ने व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। दोनों के बीच में व्यापार और अन्य मुद्दों पर सहयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीमा संबंधी विवाद भी रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहयोगी संबंध बढ़ रहे हैं। नकारात्मक पक्ष। भारत चीन संबंधों का एक पक्ष यह भी है, जिसे शायद दोनों ही देश पसंद न करें। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की भारत में उपस्थिति चीन के लिए निरंतर परेशानी का कारण बन रही है। चीन का सैन्य आधुनिकीकरण, पाकिस्तान चीन की सैन्य सहायता भी भारत के लिए एक चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन देना भारत के लिए एक चिंता की बात है। तो इस अध्याय में हमने चर्चा की है सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में, जिसके चार मुख्य पॉइंट हैं। यूरोपियन संघ, आसियान, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान और चीन जो कि निरंतर एक चुनौती बन रहा है, जिसने बारे में कहा जाता है कि राइजिंग चाइना। वन बेल्ट वन रोड चीन की एक प्रसिद्ध नीति है। और उसके बाद में चीन भारत संबंधों पर चर्चा की। सुनने के लिए सभी को धन्यवाद।